हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शब्द एवं उनके प्रकार की चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण मैं लेती हूँ। यहाँ वर्णों को देखते हैं। पहले वर्ण, आप हिंदी वर्णमाला के वर्णों से परिचित होंगे। अ आ इ ई उ ए ओ अहा, है ना। इसके अलावा क से ज्ञ तक के वर्णों से भी परिचित होंगे। इनमें से हम कुछ वर्ण लेते हैं, जैसे क, न, प, छ, अ, ये वर्ण हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेना चाह रहे हैं। हमने लिया क, म और ल। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क धन म धन ल बराबर कमल। कमल का एक फूल होता है, इस पर जानते हैं आप। इसी प्रकार से अ धन च धन र धन च अचरज। अचरज का अर्थ भी निकल के आता है आश्चर्य। स धन र धन ग धन म सरगम। ये भी एक अर्थ निकलता है इसका। सरगम स्वरों से संबंधित है, 7 स्वर से सरगम। दूसरा उदाहरण और देखते हैं, कुछ अलग टाइप के। ज धन र जरर। जरर का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थहीन है ये शब्द। इसी प्रकार से अ धन प धन त अपत, यह भी क्या है, अर्थहीन है। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम ये देखेंगे, ये वर्णों का समूह तो है, जरर भी वर्ण है ना। वर्ण से मिला हुआ है तो ये शब्द है। अपद भी एक शब्द है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो शब्द की परिभाषा होती है कि सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। यहाँ पे कनक एक सार्थक वर्ण है जिसका अर्थ निकलता है सोना या धतूरा। या अचरज, इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब है आश्चर्य। और सरगम, इसका अर्थ निकल रहा है, का मतलब है सार्थक। परिभाषा में आता है कि सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। इसमें और भी बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं, बहुत से शब्दों को हम ले सकते हैं। अमन है, जलज है, सतत है, अनवरत है आदि। अब रचना के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहला हम देखेंगे रूढ़ शब्द। कुछ उदाहरण से हम पहले परिचित हो जाएं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं पहले। देखिए, च धन र बराबर चर। ये चर जो है वो एक शब्द है, लेकिन चर को जब हमने विभाजित किया, खंडों में बांटा, च धन र, इस च धन र खंड में जब हमने चर को बांटा तो च का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और ना ही र शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है चर। फिर है आ धन ग। यह भी कोई सार्थक अर्थ जो आ से नहीं निकलता और ना ही ग से, है ना, बराबर आग हो गया।
शान, शा धन न, शाह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और ना ही न से। तो अब ये उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता और वे स्वतंत्र होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या हुई? ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में हम नहीं बांट सकते हैं और वे स्वतंत्र होते हैं। रूढ़ शब्द की परिभाषा में कि रूढ़ शब्द जो है वो स्वतंत्र होते हैं और ये किसी के मेल से नहीं बनते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री, प्रधान धन, इसको यदि हम विभाजित करेंगे, खंडों में बांटते हैं तो प्रधान धन मंत्री। प्रधान का एक अर्थ है प्रमुख, है ना, और मंत्री इसका भी एक अर्थ है। अनुकरण, अनुधन करण, अनु का अर्थ होता है पीछे, करण माने करने वाला। देव धन आलय, देवालय, देव देवता, आलय माने इनके रहने का जगह, भवन, देवालय। इस प्रकार से हम इसको यदि देखेंगे, परिभाषा क्या निकलेगी कि ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है और रूढ़ शब्द के पहले या बाद में, रूढ़ शब्द कोई रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द के पहले या बाद में शब्दांशों के जुड़ने से यौगिक शब्द की रचना होती है। जैसे करण यहाँ पे है, करण में हमने अनुपसर्ग लगाया है ना, तो रूढ़ शब्द क्या है? करण, करण के पहले क्या लगा है? अनु। तो रूढ़ शब्द के पहले शब्दांश, है ना, शब्दांशों के जुड़ने से यौगिक शब्द की, या पहले या बाद में, तो यहाँ पहले जुड़ा हुआ है तो पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अनु, करण में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि पहले या बाद में शब्दांशों के जुड़ने से यौगिक शब्द की रचना होती है ना। देवधन आलय, आलय प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, रूढ़ शब्द के पहले या बाद में शब्दांशों के जुड़ने से यौगिक शब्द की रचना होती है। संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय से ये जो शब्द हैं वो बनते हैं, यौगिक शब्द जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे योग रूढ़। जितने भी आप ये देखेंगे कुछ इसमें भी कुछ अपन उदाहरण ले लेते हैं। त्रिनेत्र, त्रिधन नेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन है? शिव जी। नीलधन कंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। पीतांबर, पीला, पीतधन अंबर, पीला है जिसका, अंबर वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण जी। इस प्रकार से परिभाषा में हम जाते हैं तो ये होगा कि इसके खंड अलग अलग, ये जो है यौगिक शब्द की भांति ही होते हैं, है ना। इनको सार्थक खंडों में बांटा जाता है, लेकिन इनके जो खंड हैं अलग अलग अपना अर्थ ना देकर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हुआ योग रूढ़ शब्द। धन्यवाद। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न लेंगे।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला प्रश्न है रूढ़ शब्द है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जनक, अनुसार, सहजता, असत्य। विच्छेद करते हैं शब्दों को, यदि हम तोड़ेंगे तो ज धन नक, ज का कोई अर्थ नहीं है और न का भी कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये क्या है, रूढ़ शब्द है। अनुसार देखेंगे तो अनुधन सार, अनु क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है, और सार मूल शब्द है, तो ये तो हो नहीं सकता। सहजता, सहज धन ता, ता प्रत्यय लगा हुआ है, सहज शब्द के साथ में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह भी नहीं हो सकता। और अधन सत्य, असत्य, तो अ जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय जिनमें लगा रहता है वो शब्द यौगिक शब्द होते हैं, और जिनमें जो मूल शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते वो होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, जिनको यदि खंडों में बांटा जाता है तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो ज धन न का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। फिर सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, कौन से, किन्हें सार्थक खंडों में नहीं बांट सकते, रूढ़ शब्द को, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और इनमें से कोई नहीं। तो सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, तो हमको ने पढ़ा है कि रूढ़ शब्द है, इन्हें सार्थक खंडों में हम नहीं बांट सकते, ये सही ऑप्शन होगा। यौगिक शब्द इसको सार्थक खंडों में बंटता है ना, और योग रूढ़ शब्द जो है वह भी सार्थक खंडों में बटा होता है, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से रूढ़ शब्द है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा रूढ़ शब्द। फिर तीसरा प्रश्न है योग रूढ़ शब्द है, इन शब्दों में हमें देखना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पहाड़, पदन हाड़, इसका कोई विच्छेद करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। परोपकार, परोपधनकार, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या है, इसमें कार जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। माता, माँ धनता, इसका भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, ये भी रूढ़ शब्द है। पहाड़ भी रूढ़ शब्द है और माता भी रूढ़ शब्द है, और परोपकार जो है वो क्या है, यौगिक शब्द है। और नीलकंठ, नील धन कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो योग रूढ़ शब्द में होता है कि वो जो इसका जो अर्थ है वो इसे सार्थक खंडों में बांटते हैं, लेकिन इसका जो कोई तीसरा अर्थ जो है ये निकलता है। तो नील धन कंठ का नीला कंठ किसका, अर्थात तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, शिव के लिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा नीलकंठ। यौगिक शब्द है पीताम्बर, कनक, त्रिनेत्र, मुख्यमंत्री। पीला धन अंबर, अर्थात क्या है यहाँ पे, किसके लिए पीला अंबर किसका होता है, कृष्ण का, तो ये कौन सा शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। कनक, क धन नक, सार्थक खंडों में नहीं बट रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द हो गया। त्रिधन नेत्र, 3 है जिसके नेत्र, अर्थात शिव, तो ये भी क्या हो गया आपका, योग रूढ़ शब्द हो गया। और मुख्य धन मंत्री, मुख्य मंत्री, तो ये अलग, इसका दोनों का अलग अर्थ है, यौगिक जुड़ा हुआ शब्द है, मुख्य और मंत्री, तो सही ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री। फिर है अगला प्रश्न है हमारा 5वां, किस शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं सुकन्या, सुधन कन्या। सु जो है ये क्या है, शब्द के आरंभ में वाक्यांश लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, तो सु में क्या दिख रहा है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये प्रश्न सही हल है। अमोधन मोटापा, मोटा धन पा, तो यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है पा, इसलिए ये सही नहीं होगा। लकड़ हारा, लकड़ धन हारा, हारा क्या है, यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। च धन र, तो चर, यह भी सही ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, रूढ़ शब्द है। तो उपसर्ग जिसमें लगा हुआ है सुधन कन्या, सु जो उपसर्ग लगा हुआ है, इस प्रकार से सही ऑप्शन जो है वो पहला होगा। इस प्रकार से ये हुआ आपका प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।